गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमने जो योगा एंड लाइफस्टाइल का जो वीडियो बनाया था मैंने सेकंड, वो था आसना एज प्रिवेंटिव मेजर, उसके बारे में बताया था। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर सेकंड है ओबेसिटी। ओबेसिटी में कौन कौन से आसन या योगा करना चाहिए वो चीज़ दे रखा है, उसके प्रोसीजर दे रखा है, उसके बेनिफिट और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ओबेसिटी। देखो ओबेसिटी क्या होता है। ओबेसिटी इज़ दैट कंडीशंस ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीज टू एक्सट्रीम लेवल्स। तो आप समझ गए होंगे ओबेसिटी क्या होता है। ओबेसिटी होता है मोटापा। अगर हमारे बॉडी में फैट ज़्यादा इंक्रीज़ या उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा बॉडी क्या है, मोटा हो जाता है। तो मोटा होने के बाद उसी को हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी। तो ओबेसिटी है, अगर आप ओबेसिटी को पता करना है या उसका मेजरमेंट करना है तो मैंने पहले भी बता दिया था। अगर आप अपने ओबेसिटी को पता करना है यानी मोटापा को पता करना है तब फॉर्मूला था हमारा बॉडी मास इंडेक्स इजिकल टू वेट इन केजी अपॉन हाइट इन टू हाइट। ये क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं और क्लास 12th में भी। और जो कैटेगरी बनाई है देखो WHO ने जो क्राइटेरिया बनाया है ओवरवेट और ओबेसिटी का, वो BMI यानी बॉडीज मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग बना रखा है। तो अंडरवेट होता है 18.5 और उससे फिर आता है नॉर्मल वेट होता है 80.5 से लेकर 24.9। ओवरवेट का आपका आता है 25 से लेकर के 29.9 BMI तक। इसके आगे होता है ओबेसिटी क्लास 1 30 से लेकर 34.9 तक और ओबेसिटी क्लास 2 35 से लेकर 39.9 तक। फिर नेक्स्ट है ओबेसिटी क्लास 3 वो 39.9 से लेकर के 40 या उससे अबव तक। ये हमने बता दिया WHO के क्राइटेरिया जो BMI, और आप पढ़ चुके हो उसके बारे में आप समझ सकते हो। अब आता है आसन। तो आसन में सबसे पहले आता है, अगर आपको ओबेसिटी यानी मोटापा हो तो कौन सा आसन करना चाहिए वो दे रखा है। पहला दे रखा है वज्रासन। वज्रासन से आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं। और वज्रासन में उसका प्रोसीजर है, देखो प्रोसेस में बता दे रहा हूँ क्या 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 प्रक्रिया है। तो इट इज़ द मेडिटेशंस आसन है ना। नी डाउन ऑन द ग्राउंड और फ्लोर विथ योर नी ankles and toe touching the ground. Your toe should be stretched backward. Now place your palms or your hand on the knee. The upper body should be straight at this time. The breathing should be deep, even and slow. The expand your chest forward and pull your abdominal portion inward. यानी इसमें ये लिखा है कि ये एक मेडिटेशन आसन है। इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, करने के लिए हमको अपने जो नी को हम ग्राउंड या फ्लोर है उस पर रख कर के और अपना जो एंकल्स है उस एंकल और टो को टचिंग करना है ग्राउंड को, सॉरी। और साथ में टचिंग करने के बाद आपका जो सीधे स्ट्रेट खड़े होने के बाद आपका जो हथेली है उसको सीधे आप नी पे रखोगे और नी पे रखने के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच करोगे। यानी स्ट्रेच करने के बाद फिर आप थोड़ा सा ब्रीथिंग्स अपना सांस लेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे, जिससे कि आपका जो चेस्ट फॉरवर्ड एंड पुल योर एब्डोमिनल पोर्शन में इनवर्ड होना चाहिए। फिर आता है इसका बेनिफिट्स। देखो बेनिफिट्स क्या है। तो इट इज़ द हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग कॉन्सेंट्रेशंस। सबको पता है इससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन से इम्प्रूव होता है। सेकंड है इट इज़ द हेल्पफुल इन क्यूरिंग
dysentery, back pain and chest disease. Third है it enhance memory power. Fourth है it cures the problems related to menstruations. Fifth है it cures mental stress. Sixth है it strengthens the pelvic muscles. It's remove posture defects. It prevents hernia and gives relief from piles. It is the best asan for people suffering from psychotic and scleral infections. और है इट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग हिप फैट, यानी आपका जो हिप फैट होता है उसको कम करता है. इट गिव्स द रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. यानी आपका जो कॉन्स्टिपेशन कब से रहे या एसिडिटी हो या डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम हो, उसके लिए ये आसन करना ज़रूरी है, वज्रासन. कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब होता है कि जब भी कोई योगा या आसन करते हो किस परिस्थिति में नहीं करना चाहिए. देखो, पहला है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन. किसी भी पर्सन को कोई सफरिंग यानी मतलब बुखार आ रहा हो या कोई ऐसा जॉइंट पेन हो, जॉइंट की कोई प्रॉब्लम हो, तो उस टाइम में ये नहीं करना चाहिए. ठीक है, समझ गए ना आप लोग. द इंडिविजुअल्स हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम शुड नॉट परफॉर्म्स. यानी किसी का भी स्पाइनल कॉलम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम में परफॉर्मेंस नहीं करना चाहिए. यहाँ से जा रहा है कि नहीं? चल यहाँ से जा, उधर बैठ कर रखा, उधर चल. यहाँ से जा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. चल बाव को टाव को क्या क्या बोला जा रहा है, बता रहा हूँ तो फिर आता है इंडिविजुअल्स हु हैव सम डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट शुड डू वज्रासन विथ अ लॉट ऑफ केयर. यानी इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई भी मूवमेंट में आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी, उस डिफ़िकल्टी में ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जितना हो उतना ही करना चाहिए अपने केयर के हिसाब से. ये चीज़ है कॉन्ट्राइंडिकेशन. ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस. अब आता है सेकंड नंबर है आपका है पद हस्तासना. पद हस्तासना का उसका प्रोसेस देखो, प्रोसेस अपनी प्रक्रिया. बेंड फॉरवर्ड until the fingers or palms of the hand touch the floor on either side of the feet. Try to touch the knee with the forehand. Do not strain. Keep the knee straight. Exhale while bending forward. Try to contract the abdomen in the final positions to expel the maximum amount of air from the lungs. यानी आपको क्या करना है, आपको देखो ये वीडियो में दिख रहा है, पिक्चर दिख रखी है. आपको क्या करना है, आपको सीधे खड़े होना है. सीधे खड़े होने के धीरे 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 आपको बेंड होना है. बेंड होने के बाद आपका जो क्या कहते जो हाथ है हैंड्स है, वो हैंड्स आपके फ्लोर में टच होना है. फ्लोर में टच होना है. या अगर आपका फिंगर टच होता है, या आपका प्लम्स है ना, पल्म्स यानी आपकी हथेली वो टच होना है. टच होने के बाद आपकी जो नी है, वो नी आपके सिर से टच होना चाहिए. मतलब आपको सिर है वो आपको नी से टच करना चाहिए और थोड़ा स्ट्रेट रहना चाहिए. और साथ में आपका जो क्या कहते हैं जो एक्सलेंथ विद बेंडिंग फॉरवर्ड, यानी आप जब बेंडिंग फॉरवर्ड होते हो तो आपको थोड़ा सांस लेना चाहिए. और ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट द एब्डोमिनल द फाइनल पोजीशन. और जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे फाइनल पोजीशन, आपका एब्डोमिनल पोजीशन द मैक्सिमम अमाउंट, जिससे कि आपका जो मैक्सिमम जो अमाउंट होता है हवा का, वो आपके लंग्स में जाता है. फिर आता है आपका नेक्स्ट है बेनिफिट्स. देखो इसके बेनिफिट्स क्या है. जब भी आपका ओबेसिटी होगा, ओबेसिटी में बहुत ही इम्प्रूव है. पद हस्तासनम मेक द बॉडी वेरी फ्लेक्सिबल. इट स्ट्रेच द बैक एंड लेग मसल्स. सिंपल सी बात है, आपकी जो बॉडी है वो बॉडी आपको फ्लेक्सिबल रहेगी और आपके जो मसल्स और बैक पेन है वो स्ट्रेच होंगे.
इट हेल्प टू एलिमिनेट एक्सेस बेली फैट, यानी आपका जो क्या कहते हैं कमर के साइड में जो फैट होता है वो फैट आपका कम हो जाएगा बेली। इट इम्प्रूव डाइजेस्ट एंड रिड्यूस कॉन्स्टिपेशंस। इट क्योर्स मैनी स्टोमस एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स। उसमें क्या होता है आपका जो भी क्या कहते हैं डाइजेस्ट सिस्टम है उसको उसको सही करता है, और आपका जो कॉन्स्टिपेशंस यानी कब्ज़ होता है उसको भी सही करता है, और आपका जो पेट है उसके पेट में होता है जो भी पेट की कोई भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को ठीक करता है। इट इज़ द इट मेक्स द स्पाइन फ्लेक्सिबल एंड टो द नर्वस, यानी आपका जो स्पाइन है स्पाइन वो आपका फ्लेक्सिबल होता है और तो आपका सही रहता है। इट इज़ इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशंस, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका इम्प्रूव रहता है। दैट सिंपल। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी इस समय कौन सी नहीं करना चाहिए। द इंडिविजुअल्स हु हैव बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन, किसी को भी अगर बैक पेन हो तो इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट दे शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड फुल्ली, और जो भी पर्सन है उसको एकदम बेंड नहीं होना चाहिए पूरी तरह से। दे कैन बैंड देमसेल्फ ओनली एज फार एज कंफर्टेबल, यानी आपको बैंड जब होना है जब आपको अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे। अगर आपको पेन होता है तो उस पेन तक जाइए, और ज़्यादा ही पेन होता है तो वहाँ तक मत जाइए, आपका जितना कंफर्टेबल लगे उतना ही। ये जो आसन है वो मैंने बता दिया है। अगर आपको ओबेसिटी हो तो वज्रासन और पद्महस्तासन, ये दो है, इसको आप रोज़ करिए तो आपको ओबेसिटी आपकी कम हो जाएगी। थैंक यू।